महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप लेकर आता है। रात के अंधेरे में हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की भी आपके लिए एक बहुत प्यारी सी स्टोरी लेके आ रहा हूँ, मगर अब सोच रहा हूँ बहुत जल्द इस चैनल पे स्टोरी डालना बंद कर दूँ और चैनल को ही बंद कर दूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता है। एक व्यक्ति आप लोगों के लिए मेहनत करता है, आप लोगों के लिए इतनी अच्छी स्टोरी लाता है, मगर पब्लिक का सपोर्ट मुझे क्या मिल रहा है। दूसरे चैनल्स पर देखिए ढेर सारे लोग सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, इवन आजकल तो कमेंट्स भी आने बंद हो गए आप लोग के। और सपोर्ट की बात तो भगवान भरोसे है। सिर्फ 50 सब्सक्राइबर और चाहिए, मगर आज तक किसी ने कोई हेल्प नहीं की। एक बंदे ने की भी तो एक फर्जी ऐप में, जहाँ पे इंक्रीज तो होते फिर डिक्रीज़ हो जाते, उस ऐप का वही प्रोसेसर। उसके अलावा कई ऐसे महान आत्मा हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे और कॉल करके गालियां दे रहे हैं कि तू स्टोरी क्यों डालता है, सड़ी स्टोरी डालता है। भाई, इससे अच्छी और क्या स्टोरी हो सकती है। वही भूत चुड़ैल और लड़की का रेप करके उसको मार देना और उसका भूत आकर बदला लेना, इस तरह की स्टोरीज जो डालते हैं उसके चैनल पर लाखों लोगों की भीड़ है। मगर एक ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, हिंदुत्व का परचम लहराते हुए मैं हिंदुत्व की स्टोरी डालता हूँ, तो आप लोग को वो पसंद नहीं आता है, आप लोग का सपोर्ट नहीं आता है। इवन कई लोगों ने कहा कि भाई हम स्टोरी लिख के देंगे आपको। एक दो स्टोरी भी आई, हालांकि कहना नहीं चाहिए, मगर इतनी छोटी और इतनी बचकानी स्टोरी थी। आपको पता है मेरे चैनल का टेस्ट क्या है और कैसा है। तो एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है आपके पास, जहाँ जिनमें ये कला है, जो लिख सकते हैं वो मुझे लिखकर भेज सकते हैं, मगर वहाँ से भी किसी का कोई सपोर्ट नहीं आ रहा। कुछ लोगों ने लिखा था हाँ लिखेंगे, मगर हाँ आज तक उनके चेहरे नहीं दिखे। और जिन लोगों ने लिखा उनका भी टेस्ट वही था जैसा दूसरे चैनलों का होता है। मेरे चैनल को आपने आज तक सुना है, समझा है, देखा है, आपको पता है कैसी स्टोरी आप इसमें लिख सकते हैं और कितना बड़ा स्कोप है। क्योंकि जो भी हो, जिसने भी मुझे स्टोरी भेजी, वो जैसी भी थी, अच्छी थी, बुरी थी, मैंने उसे किसी न किसी तरह से कन्वर्ट करके यहाँ लाकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं किसी को भी निराश नहीं करता हूँ, मगर मुझे मेरे चाहने वालों ने बहुत बुरी तरह से निराश किया है। देखता हूँ, कुछ समय तक देखता हूँ, अगर आप सबका सपोर्ट ऐसा ही रहा तो भविष्य में हो सकता है रात के अंधेरे में चैनल फिर दोबारा आप लोगों के सामने कभी ना आए। खैर, आज शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अचानक ही नवीन की मैसेज पाकर मैं खुश हो उठा। पिछले लंबे समय से एक ही ढर्रे की ज़िंदगी जीते जीते मैं परेशान हो गया था। सुबह घड़ी का कांटा देखकर उठो, जल्दी जल्दी नहा धो तैयार हो, ऑफिस जाओ, फिर ऑफिस से लौटकर घर में खुद के लिए खाना बनाओ। परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मन कह रहा था इन सब से कुछ समय के लिए तो ब्रेक लिया जाए, मगर ब्रेक कैसे लूँ, कहाँ जाऊँ, इसी बात की समस्या थी कि तभी नवीन का वो मैसेज आया। नवीन मेरे कॉलेज का दोस्त। एक ज़माने में जब हम कॉलेज में थे तो मेरी और उसकी दोस्ती बहुत प्रगाढ़ थी। हम दोनों वैसे हॉस्टल में रूममेट थे। नवीन गांव से था, छुट्टियों में गांव चला जाता, मगर जब कॉलेज खुलने पर लौटता तो अपने साथ लेकर आता ज़खीरा खाने पीने का। अलग अलग तरह के फल, मिठाइयाँ, मिक्सचर और न जाने क्या क्या। एक महीने करीब तो फिर खाने पीने की चिंता ही नहीं रह जाती, इतनी सारी चीज़ें वो भर लाता था। मगर कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब मैं नौकरी की तलाश कर रहा था, तब नवीन खुशी खुशी अपने गांव लौटने की तैयारी में था। वो बोला, बाप दादाओं ने इतनी दौलत छोड़ी है कि एक जन्म तक तो आराम से बैठकर खा सकता हूँ, और वैसे भी हमारे यहाँ नौकरी करने का चलन नहीं है। किसी और की चाकरी हम क्यों करें, हम तो गांव के ही जमींदार जैसे हैं। हाँ, आज के युग में जमींदारी प्रथा नहीं है, मगर
गांव में हमारे पास इतनी दौलत है कि गांव वाले हमें जमींदार की तरह ही सम्मान देते हैं। हाँ, हमारे घर का एक ट्रेडिशन रहा है कि हम लोग सब उच्च शिक्षित हैं। मेरे पिता, चाचा सभी उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, मगर उस शिक्षा का उपयोग करके नौकरी किसी ने नहीं की। हम सब खेती बाड़ी से ही खुश हैं, इसलिए मैं अपने गांव ही लौट जाऊंगा। इसके बाद नवीन से संपर्क लगभग टूट ही गया था। मैं भी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया, सब कुछ वैसा ही चलता रहा। फिर अचानक न जाने कहाँ से उसने मेरा नंबर जुगाड़ करके ये मैसेज किया। कॉलेज के ही किसी फ्रेंड ने उसे नंबर दिया होगा। तुरंत ही उसे कॉल लगाया और उसने मुझे अपने गांव आने का आमंत्रण दे दिया। हालांकि कॉलेज के समय भी नवीन कई बार मुझे अपने साथ गांव ले जाने की कोशिश किया था, मगर परिस्थितिवश जा नहीं पाया था। पर इस बार तो मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता था। उसने फ़ोन पर मुझे सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए कि किस तरह से कौन सी ट्रेन में बैठना है, कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी, कौन सा बस पकड़ना है, कैसे कहाँ पहुँचना है, किस होटल में रुककर खाना है, किस होटल में नहीं खाना है। सारे इंस्ट्रक्शन उसने मुझे दे रखे थे। सच में ऐसा केयरिंग फ्रेंड बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं भी उत्तेजित था उस दिन को जब ट्रेन पर बैठकर मैं निकलूंगा उसके घर के लिए। ऑफिस से छुट्टी भी मंजूर करा ली थी 7 दिनों की। 7 दिन तक एक अलग ही दुनिया में मुझे रहना था। मुश्किल थी तो बस नवीन के गांव का नाम मुर्दा टापू। बड़ा अजीब सा लगता था। किसी गांव का नाम मुर्दे के नाम पे क्यों हो सकता है? हालांकि मैंने सुन रखा था कि उसके गांव में एक बड़ी नदी थी। हो सकता है नदी में बहते बहते गरीबों की लाशें आकर अटक जाती होंगी, जिन्हें जो लोग दाह संस्कार नहीं कर पाते हैं उन्हें नदी में बहा देते हैं। शायद इसी के चलते इस जगह का नाम ऐसा पड़ा हो, या फिर नदी में कोई बहुत बड़ा नाव दुर्घटना हो गई हो और बहुत सी लाशें वहाँ मिली हो, इसलिए मुर्दा टापू। मगर नवीन से जब इस बात की तो उसने कहा, देख वहाँ के बारे में जो कुछ भी सुन रखा है या सुन रहा है वैसा कुछ नहीं है। एक समय नदी बहुत गहरी थी और पूरे इलाके को घेर कर बहती थी, मगर धीरे धीरे नदी का जल स्तर उतरने लगा और ज़मीन सूख कर बाहर निकल आई। खाली ज़मीन पर लोगों ने अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी। चूँकि नदी के सूखने या मरने से ये टापू बाहर आया था, इसलिए इसका नाम मुर्दा टापू है और कुछ नहीं है। और हाँ, यहाँ के लोग अशिक्षित हैं और आलतू फालतू की बहुत सी बातें करते हैं। तो ट्रेन या बस में अगर यहाँ के बारे में कोई प्रचलित कहानी वगैरह सुने तो ध्यान मत देना, वरना यहाँ भूत प्रेतों की कहानी फैलाने वालों की कमी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कई सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, गांव वाले भी हैं, तो ऐसी कोई घटना वगैरह नहीं है, ध्यान रखना। मैंने भी ये बात दिमाग में गांठ बांध ली। उस दिन ट्रेन पर बैठकर मैं प्रसन्नता से जैसे मन ही मन नाच रहा था। सब कुछ पीछे छूटता जा रहा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता हुआ नवीन और मेरे कॉलेज के दिनों की पुरानी यादों में मैं खोया हुआ था। ट्रेन सरपट अपने गंतव्य को दौड़ती चली जा रही थी। काफ़ी देर में जब तंद्रा टूटी तो नज़रें ट्रेन के अंदर की तरफ लगाई। भीड़ काफ़ी थी, मगर उस भीड़ में भी एक विशेष व्यक्ति पर मेरी नज़र जाकर टिक गई। वो अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने भी उसकी तरफ गौर से देखा। शायद मेरी मन के अनुभव को समझकर वह व्यक्ति दूसरी तरफ देखने लगा। मेरा ध्यान भी उस पर से हट गया, मगर कुछ देर बाद जब दोबारा उस पर नज़र पड़ी तो वो फिर मुझे उसी तरह से घूरे जा रहा था। मैं चौंक पड़ा। आखिर मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है? खैर, किसी तरह से ट्रेन का सफ़र ख़त्म हुआ। अब बस में करके जाना था। बस में भी अच्छी खासी भीड़ थी, मगर मुझे बैठने के लिए जगह मिल गई। बैठे बैठे बस में चारों तरफ देख रहा था। आखिरी सीट से 2 सीट पहले मेरी सीट थी। अचानक मैं चौंक पड़ा। बस के दरवाजे के पास वही व्यक्ति खड़ा था और वैसी ही नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। पहले तो
चौंक पड़ा था मैं। फिर मन में बात आई, हो सकता है ये भी मुर्दा टापू गांव की तरफ ही जा रहा हो, इसलिए बस में चढ़ गया है। मगर वो मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? अभी ये सोचते हुए मैं जा ही रहा था कि अचानक बस को एक तेज झटका लगा। ड्राइवर ने किसी कारण से तेजी से ब्रेक मारा और इस अजीब से झटके के लिए कोई भी तैयार नहीं थे। सभी लड़खड़ाकर इधर उधर छिटक गए और मेरी मुश्किल की ऊपर रैक पर रखा एक बड़ा सा लगेज मेरे गर्दन पर आकर गिरा। मैं बिल्कुल छिटक कर बस में लेट सा गया था। सब लोगों ने मुझे उठाकर किसी तरह से बिठाया, मगर अचानक ही मुझे अनुभव हुआ मेरी गर्दन में असहनीय दर्द हो रहा है। ओफ, लगता है बहुत तेज चोट लगी है। कोई नस वगैरह खिंच जाने की वजह से यह असहनीय पीड़ा हो रही है। किसी तरह से खुद को संभाल कर बैठा। बस क्यों झटका खाई थी इसका कारण जानने पर मन में गुस्सा भी आया। एक बिल्ली रास्ता काट गई थी, जिसे देखकर ड्राइवर ने इतने तेज झटके के साथ बस रोकी। इसके बाद ड्राइवर कुछ मंत्र पढ़कर आसमान की तरफ हाथ ऊंचा करके नमस्कार किया और फिर बस दौड़ा दी। ओफ, इन ग्रामीण लोगों के अंधविश्वास। मन में यही बात आई। बस अब तेजी से दौड़ती चली जा रही थी, मगर मेरी नज़रें बाहर की तरफ झांक रही थी। किसी गांव, किसी जगह कोई दवाई दुकान मिले तो पेन किलर लेकर खाऊं, क्योंकि अब मेरे लिए दर्द सहना असहनीय था। ओफ, कहाँ मज़े से घूमने जा रहा था और कहाँ ये मुसीबत गले पड़ गई। मगर परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई जब उस व्यक्ति को वैसे ही मेरी तरफ देखते हुए देखा, मगर अब कि उसके देखने के भाव में परिवर्तन था। दृष्टि तीक्ष्ण हो गई थी और माथे पर सिलवटें थी, जैसे कुछ परेशानी से वो मेरी तरफ देख रहा था। धीरे धीरे बस के यात्री उतरने लगे। अब बाहर भी शाम ढलने लगी थी। गांव खेड़ा में ऐसे ही जल्दी सन्नाटा छा जाता है। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अब बस में मुश्किल से 5-6 लोग ही बचे थे। मैं, वो व्यक्ति, 2 और यात्री और बस का कंडक्टर और ड्राइवर, दोनों आपस में हंसी मजाक और बातें करते हुए बस बढ़ा रहे थे। अचानक एक जगह पर बस रुक गई। कंडक्टर बोला, बाबू, अब यहाँ से आगे बस नहीं जाएगी, अब आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ी दूर चलने पर ही आपको मुर्दा टापू गांव मिल जाएगा। मैं बड़ी परेशानी के साथ उठ खड़ा हुआ। हाथ में अपना लगेज बैग किसी तरह से थामा। कंधे पर लटकाने की ताकत अब नहीं थी। दर्द काफ़ी था। किसी तरह से दांत में दांत दबाए दर्द को सहता हुआ धीरे धीरे बस से नीचे उतरकर मैं रास्ते पर चलने लगा। फिर रुककर पहले नवीन को कॉल लगाया। नवीन ने कहा, हाँ, एक काम कर, तू धीरे धीरे चल, मैं बस गाड़ी लेकर निकल रहा हूँ, तुझे पिक करता हूँ। मैं आगे की तरफ चलने लगा, मगर दर्द के मारे एक बात मैं भूल ही गया। मेरे साथ का वो व्यक्ति बस से उतरा या नहीं, और उतरा तो किधर गया, ये मैं नहीं देख पाया। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने आसपास टॉर्च मारकर देखा, कहीं वो मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, मगर नहीं, मेरे चारों ओर कोई भी नहीं था। रास्ता एकदम सुनसान सा था। टॉर्च की रोशनी ही अंधेरे में एकमात्र साधन थी। सन्नाटे को चीरते हुए सिर्फ मेरे पैरों की आवाज़ थी। गांव के ऐसे वातावरण, यही तो अच्छा नहीं लगता है। शहर में रहते रहते वहाँ की ट्रैफिक, लोगों की इतनी आदत पड़ जाती है कि ये सन्नाटा बड़ा अजीब सा लगता है। अब मन कह रहा था, अरे वो आदमी न जाने कहाँ चला गया। इतनी दूर तक साथ दिया, ट्रेन में, बस में, कम से कम इस समय जब
किसी सहयात्री की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसे साथ रहना था। अरे जो भी था, कम से कम बातें करते हुए रास्ता तो कट जाता। ये इतना सुनसान रास्ता मुझे पार करने में कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर रुकने में भी डर था। कहीं इस सन्नाटे में कोई चोर डाकू आ गया तो। मैं तेज कदमों से बढ़ा चला जा रहा था। नवीन भी न जाने आता हूँ कहकर कहाँ चला गया। अभी मैं चलता हुआ कुछ दूर तक ही पहुँचा था कि अचानक पास की झाड़ी से एक महिला की आवाज़ आई, जिसने मुझे अंदर तक चौंका दिया। इस वीराने सन्नाटे में अचानक महिला की आवाज़, मगर आवाज़ बहुत करुण थी। बाबू बाबू मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, सुनिए ना, मेरा बच्चा मर जाएगा बाबू, बाबू मेरी मदद कीजिए। चौंक कर उधर टॉर्च की रोशनी मारी तो पाया एक विधवा महिला थी। शायद कुछ ही समय हुए विधवा हुई थी। सफ़ेद साड़ी पहने हाथ जोड़े मुझसे निवेदन कर रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ? बाबू मेरे घर में आग लगी है और मेरा बच्चा अंदर बंद हो गया है। गाँव वालों से मैंने मदद मांगी, कोई मदद नहीं करने आया। वो जल जाएगा बाबू, बाबू मेरी मदद कीजिए। मैं सुनकर चौंक पड़ा। ओफ, कैसे निष्ठुर है ये गांव वाले। एक असहाय विधवा महिला के घर में आग लगी है, उसका बच्चा अंदर बंद होकर जल रहा है और कोई मदद को नहीं आ रहा। नहीं, मुझे तुरंत उसकी मदद करनी होगी। मैंने कहा कहाँ है, दिखाओ। आइए आइए कहते कहते वो आगे चलने लगी। मैं उसके पीछे पीछे तेज कदमों से चल रहा था। मेरी सांसें जैसे धौकनी जैसी चल रही थी। मुझे जल्द से जल्द उस जगह पहुंचना था और कुछ ही देर में हम एक घर के सामने पहुंचे, जो आग से धधक रहा था। खिड़की, छत, सबसे आग निकल रही थी और अंदर से एक छोटे बच्चे का असहाय क्रंदन सुनाई दे रहा था। मैं तेजी से दौड़ा और दौड़कर घर के दरवाजे को जोर से धक्का मारा। दरवाज़ा टूटकर अंदर की तरफ गिर गया, मगर अगले ही पल मैं चौंक सा पड़ा। कहाँ आग, कहाँ कुछ। मेरे सामने तो टूटे दरवाजे के अंदर अंधेरा छाया हुआ था और ऐसा लग रहा था वो अंधेरा मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। वो औरत इस वक्त भी जमीन पर बैठकर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मैं उससे कहने वाला था कहाँ तुम्हारा बच्चा, मगर अचानक अंदर जैसे आवाज आई, आना, अंदर आ, एक बार चौखट तो पार करके अंदर आके देख। मैं जैसे किसी मोहपाश पे बंधा अंदर की तरफ जाने के लिए पैर बढ़ा ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरी कॉलर पकड़कर जोर से मुझे पीछे की तरफ खींचा और जमीन पर पटक दिया। अगले ही पल मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगा। कहाँ कोई घर, कहाँ कोई महिला। मैं तो डामर की सड़क पर गिरा हुआ हूँ और मेरे पास ही खड़ा है वो व्यक्ति जो ट्रेन से मेरे पीछे आ रहा है। शायद उसी ने मुझे इतनी जोर से खींचकर ज़मीन पर गिरा दिया था। मैं हड़बड़ाए से उसकी तरफ देख रहा था। उसने कहा, डर नहीं, अब मुसीबत बीत गई है। थोड़ी सी अगर मुझे देरी हो जाती तो वो लोग आपको अपनी दुनिया में खींच लेते। खैर, अब आप सुरक्षित है, चिंता मत करिए। मैं किसी तरह से खुद को खड़ा करके अपने कपड़ों से धूल झाड़ ही रहा था कि अचानक दूर से एक गाड़ी की तेज रोशनी आती दिखाई दी। गाड़ी रुकी तो नवीन उतरा। बोला, अरे क्या हो गया? तेरे कपड़े पर ये धूल कैसे, और ये कौन? मैं कुछ भी बताने में असमर्थ था। वो व्यक्ति ही बोला, अरे कुछ नहीं, आपके दोस्त के साथ एक दुर्घटना होते होते बच गई है। खैर, अब इसे घर ले जाइए। मेरे गर्दन का दर्द अब चरम पर था। किसी तरह से उन दोनों ने मेरी मदद करके मुझे गाड़ी में बैठाया। नवीन ने उसे भी आमंत्रित किया साथ आने के लिए। वो भी शहर से तैयार हो गया।
इस तरह से हम लोग नवीन के घर पहुंचे। घर में पहुंचकर मेरी ये हालत देखकर तो जैसे आपाधापी सी मच गई थी। नवीन के माता पिता नहीं थे, उसके बड़े पिताजी और चाचा उसी के साथ रहते थे। बाकी घर के परिवार के सभी सदस्य थे। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने मेरा परीक्षण करके कहा सवेरे मुझे एक एक्सरे करवा लेना चाहिए। हालांकि जहाँ तक दिख रहा है कोई नस तड़क गई है। मुझे प्राथमिक दवा वगैरह देकर डॉक्टर चले गए। मेरे साथ जो व्यक्ति आए थे उनका नाम था संदीप सेन। नवीन ने उनसे निवेदन किया कि जब तक मैं मेरे साथ क्या घटा है बताने लायक ना हो जाऊं, वो उन्हीं के घर पे ठहर जाए, और वो उसके लिए भी तैयार था। मैं डर के मारे चुपचाप सो गया था। डॉक्टर की दवाओं ने थोड़ा असर किया था। अगले दिन सवेरे चाय पर सब लोग मेरे कमरे पर ही उपस्थित थे। नवीन के बड़े पिताजी, चाचा नवीन और संदीप सरकार। मुझसे सभी ये जानना चाहते थे कि आखिर रात में मेरे साथ हुआ क्या था। मैं अब भी हल्के सदमे में था। संदीप सरकार ही बोले, देखिए जहाँ तक मैंने देखा ये बड़ी अजीब सी हरकतें कर रहे थे। डामर की सड़क जिस पर स्ट्रीट लाइट जगमगा रही हो, ऐसी सड़क में कोई व्यक्ति टॉर्च लिए ऐसे चल रहा हो जैसे अंधेरी किसी रास्ते पे चल रहा हो, तो उसे देखकर आश्चर्य तो होना ही है। ऐसे मैं इनके पीछे काफ़ी लंबे समय से था। ये जब ट्रेन में चढ़े तभी मुझे इन्हें देखकर कुछ अजीब सा लगा था, इसलिए मैं इनके पीछे पीछे आ गया। बस से उतरकर मैं बड़ी सावधानी से इनके पीछे आ रहा था। मुझे डर लगा कहीं मुझे इस तरह पीछा करते देखकर चोर डाकू ना समझ ले और कोई और दूसरा झमेला ना खड़ा हो जाए, मगर मैं इनका पीछा छोड़ भी नहीं सकता था। वो तो अंत समय पर मैंने पहुंचकर इन्हें रोक लिया, वरना इनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मगर बेटा तुमने वहाँ देखा क्या, ये तो बताओ, नवीन के बड़े पिताजी ने मुझसे पूछा। तब मैं कुछ समझ चुका था। मैंने मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी घटना स्पष्टता उन्हें बता दी। सुनकर वे सब चौंक उठे। नवीन के बड़े पिताजी बोले, अरे तुम सही कह रहे हो, ये सब कैसे? नवीन बोल पड़ा, अरे कुछ नहीं है, हेलुसिनेशन हुआ है तुझे। मुझे लगता है रास्ते में आते हुए मैंने तुझे चिताया भी था। किसी से बातचीत की होगी और यहाँ के बारे में उसने कुछ उलझुल कहानियाँ बता दी होगी। अकेले में जब तू आ रहा था तो तेरे दिमाग ने एक हेलुसिनेशन तैयार कर लिया। मगर उसे चुप कराते हुए उसके बड़े पिताजी बोले, नहीं, मुझे इस बात में उतनी सच्चाई नहीं लग रही। मगर मैं बोल पड़ा, मगर मैंने तो रास्ते में किसी से कोई बात नहीं की, कोई कहानी नहीं सुनी। मैं तो बस सीधा यहाँ के लिए आ रहा था। मुझे भी यही लग रहा है। उसके बड़े पिताजी फिर बोल पड़े, वैसे जैसी तुम घटना बता रहे हो ये तो मंजुला के परिवार की घटना है, मगर उसे तो कई साल बीत गए। मंजुला भी मर चुकी है, मगर आज तक किसी और के साथ ऐसी कोई घटना तो यहाँ हुई नहीं। फिर तुम्हारे साथ कैसे? अचानक ही संदीप सरकार बोल पड़े, क्या हुआ था मंजुला के साथ, जरा हमें भी तो स्पष्ट बताइए। क्या बताऊं, बड़ी दुखद घटना थी। ये टापू जब नदी से उभरा तो कई लोगों ने यहाँ पर खाली ज़मीन पाकर बस्तियाँ बसा ली। किसानों ने खेती करना शुरू कर दिया। नदी से निकली उपजाऊ ज़मीन थी, सोना उगल रही थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक एक गरीब परिवार गांव में आया। कहाँ से आया था पता नहीं, मगर मुसीबत का मारा था। गांव के एक छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। पति गांव वालों के मवेशी वगैरह चरा दिया करता था। एक बेटी छोटी और एक बेटा था, और वो महिला थी। जैसे तैसे उनका जीवन भी चलने लगा।
गांव में इफरात ज़मीन थी, जगह थी, और फिर लोगों के मवेशी चराने का काम भी हो रहा था, तो उनके रहने पर किसी को क्या एतराज होता। मगर फिर अचानक अजीब सी बातें होने लगी। सब कुछ सामान्य सा ही था कि एक रात अचानक तेज बारिश आई और नदी का पानी बहुत बढ़ गया। गरीब किसानों की फसल उस बाढ़ में डूबकर बर्बाद हो गई। असहाय किसान छाती पीटते रहे। मगर फिर अचानक नदी का पानी उतर भी गया और फिर से ज़मीन बाहर निकल आई। किसान बड़े कड़े दिल का होता है, हर चोट को सह जाता है। यहाँ के किसानों ने भी सब कुछ भूलकर फिर से खेती बाड़ी शुरू की थी कि कुछ ही महीनों बाद अचानक नदी की मछलियाँ अपने आप मरने लगी। नदी का पानी जैसे मछलियों की लाशों से सफ़ेद हो उठा था। गांव के मछुआरों की तो शामत सी आ गई थी। जिस तरह से ज़मीन उपजाऊ थी, उसी तरह से नदी भी मछलियों से भरी थी। उन्हें पकड़कर बेचकर वो काफ़ी सुखी ज़िंदगी जी रहे थे। मगर इस तरह से अचानक मछलियों के मारे जाने से उनके सामने भविष्य की समस्या खड़ी हो गई थी। खैर, जैसे तैसे इस मुसीबत को भी लोगों ने भूलकर आगे ज़िंदगी बढ़ानी शुरू की कि अचानक अजीब सी बीमारी गांव में फैल गई। बहुत से लोग पेट खराब होने, सांस में कष्ट होने जैसी तकलीफ़ों से मौत के गाल में चले गए। सबको लगा हवा जहरीली हो गई है, और इसके साथ ही सबकी नज़र पड़ी मंजुला के परिवार की तरफ, क्योंकि जब से वो लोग इस गांव में आकर बसे थे, उसके बाद से ही ये सारी तकलीफ़ें गांव में आ रही थी। अनपढ़ गांव वालों ने अपने कुसंस्कारों के चलते मंजुला को डायन मान लिया और कहा कि वही मंत्र फूंक फूंक कर ज़मीन, पानी और हवा को जहरीला कर रही है और गांव वालों की मौतें हो रही। पहले तो सबने मिलकर ये प्रयास किया कि मंजुला का परिवार गांव छोड़कर चला जाए, मगर गरीब परिवार जाता कहाँ। फिर एक दिन नदी में मंजुला के पति और उसकी बेटी की लाश मिली। उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें नदी में फेंक दिया गया था। बच्ची की लाश की आंखों में मौत से पहले का डर स्पष्ट दिखाई दे रहा था, मगर किन लोगों ने और कैसे ये हत्या की, ये किसी को भी पता न चल सका। बेचारी गरीब अब वैधव्य का दुख भी भोग रही थी। जीवन की आस थी तो वो उसका छोटा बच्चा। मगर एक रात कुछ लोगों ने उसके घर को बाहर से बंद करके आग लगा दी थी। आग में मंजुला और उसका बच्चा दोनों ही जलकर मर गए। मुझे ऐसा लगता है तुमने मंजुला और उसके बच्चे को ही देखा था, मगर कैसे, ये मेरे समझ से परे है। अब तक मेरे पीछे रहे, मेरी मदद किए और सारी बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे संदीप सेन के बारे में हम लोगों ने कुछ भी नहीं पूछा था। अचानक ही नवीन के चाचा बोल पड़े, मगर महाशय, आपका परिचय हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। आप कौन हैं और इसके पीछे अचानक आप कैसे आ गए? असली में मैंने ही आप लोगों को अपना परिचय नहीं दिया। परिचय दो भी तो क्या, हमारे देश में अभी हम लोगों का ठीक से परिचय नहीं दिया जा सकता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं पेशे से एक पैरानॉर्मलिस्ट हूँ। भूतों को खोजना, देखना, पकड़ना, उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना, यही मेरा काम है। एक तरफ से आप मुझे भूत पकड़ने वाला कह सकते हैं मगर तांत्रिक ओझाओं जैसे नहीं। हम विज्ञान सम्मत काम करते हैं। मैं काफ़ी समय अमेरिका की पैरानॉर्मलिस्ट संस्था का सदस्य रहा, उनसे बहुत कुछ सीखा। वहाँ पर
वैज्ञानिक मशीनें होती हैं, इंफ्रारेड कैमरा होता है, ईवीपी मशीन होती है, जिनसे भूतों की एनर्जी, भूतों की आवाज़ें और उनकी प्रतिबिंब हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेरा यही काम है। मगर हाँ, मुझे भगवान की तरफ से कुछ वरदान प्राप्त है। मैं दूसरे पैरानॉर्मलिस्ट से कुछ कदम आगे हूँ। मेरे पास सिक्स सेंस की शक्ति है। मैं किसी पर यदि आत्मा का प्रभाव हो या उसे भविष्य में भूत बाधा होने वाली हो या मेरे आसपास कोई आत्मा उपस्थित हो तो उसे अनुभव कर सकता हूँ। जब मैं ट्रेन में बैठा था तो अचानक इनकी तरफ देखने पर इनके आसपास मुझे एक काली सी परछाई दिखाई दी और उसी ने मुझे आकर्षित किया। फिर बस में चढ़ने पर मैंने पाया कि सिर्फ परछाई नहीं है, अपितु इनके साथ कोई आत्मा भी है जो इन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। मगर मैं उसे स्पष्ट नहीं देख पाया था, उसका अनुभव स्पष्ट किया था। और मेरे पास आकर कोई आत्मा इस तरह से बचकर निकल जाए, ये संभव नहीं था। इसलिए मैंने निश्चय किया मैं इनके पीछे आऊँगा। हाँ, ये कोई इंसिडेंट जरूर था कि मैं यहीं आ रहा था और ये भी यहीं आ रहे थे। बस में उस आत्मा ने इनके ऊपर वो लगेज गिराया था, वो भी मैंने महसूस किया था। इस गांव के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था। पिछले दिनों एक आर्टिकल भी पढ़ा था। एक दो ऐसी घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं जिन्हें आप यहाँ के लोगों का अंधविश्वास कह रहे हैं। शायद कोई यहाँ आया था, उसने ये सब घटनाएं अनुभव की और उसे न्यूज़पेपर के दफ्तर में खबर पहुँचा दी। पेपर में यहाँ के बारे में भी छपा था। उसे ही पढ़कर मैं यहाँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ रहा था। बस से जब हम उतरे मुझे लगा मुझे इनका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। किसी अनिष्ट की आशंका तो मुझे पहले ही हो चुकी थी, इसलिए मैं इनके पीछे हो लिया, मगर बड़ी सावधानी से। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैंने देखा स्ट्रीट लाइट से जगमगाती सड़क पर ये टॉर्च लेकर चल रहे हैं। फिर वीरान सी एक जगह में खड़े होकर किसी से बातें कर रहे हैं। पूरा रास्ता रोशनी से जगमगा रहा है, मगर उसके बाद भी इनके साथ कौन है ये नहीं दिख रहा। और फिर अंधेरे में एक तरफ चल पड़े। मुझे निश्चित हो गया आत्मा ने अपना खेल शुरू कर दिया है, इसलिए मैं दौड़कर इनके पीछे गया और इन्हें पकड़कर खींच लिया, वरना किसी और ही दुनिया में चले जाते। मगर ये कैसे संभव है? नवीन के चाचा बोल पड़े। हमारे घर आने का तो एक ही रास्ता है और वो भी रोशनी से भरा हुआ। फिर आप कह रहे हैं किसी और रास्ते में चले जाते। देखिए, हमारी ये दुनिया हमें जैसी दिखती है वैसी नहीं है। एक ही सड़क कई तरफ जाती है, मगर हमें सिर्फ एक तरफ जाती हुई दिखाई देती है, इसलिए हम उसी पर चलते हैं। मगर किसी और को किसी और तरफ ले जाने का काम वही सड़क कर सकती है। जैसे हम सब जीते तो एक ही तरह हैं, मगर मौत सबकी अलग अलग तरीके से होती है। मौत को उस रास्ते का माना जा सकता है। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी शक्तियाँ रहती है जो हमारे भाग्यानुसार हमें आकर्षित कर उस तरफ ले जाने का काम कर सकती है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर के सामने एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो, तो उसे पार करने के लिए बांस का एक पुल बना दिया गया है। सामान्य लोग बांस के पुल से ही उसे पार करेंगे, मगर एक जानवर या सरीसृप को लाकर अगर पुल से थोड़ी दूर पर छोड़ दिया जाए तो उसे रास्ता पार करने के कई ऑप्शंस होंगे। वो बांस के पुल से भी पार कर सकता है, बांस की खपच्चियों के ऊपर से चलकर भी पार कर सकता है, या फिर गड्ढे में उतरकर फिर इस पार आकर चढ़ सकता है, क्योंकि इसे वो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। हमें सिर्फ बांस के पुल का ऊपरी सिरा ही दिखाई देता और हम अंधे की तरह उसी एक रास्ते से चलते हैं। ऐसे ही इन्हें उस समय सरीसृप की तरह मान लीजिए, जिन्हें कोई और रास्ता दिख गया था। अब ये भाग्य बाधा क्यों आई ये नहीं समझ में आया। तभी अचानक
संदीप सेन चौंक पड़े। वो कुछ सूंघने की कोशिश करने लगे। आप लोगों को मांस जली हुई बदबू आ रही है? सबने सूंघने की कोशिश की। नहीं नहीं नहीं, सबने कमरे में यही कहा। मगर मुझे आ रही है, जैसे कोई अजली लाश हो। मुझे लगता है उस आत्मा ने अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ा है और इस वक्त भी वो इसी कमरे में मौजूद है।